नमस्ते मेरे दोस्त। अब सब कुछ थोड़ी देर के लिए ठहर जाने दीजिए। सांस को धीरे होने दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। आज की कहानी आपसे कुछ मांगती नहीं, ये बस आपके साथ चुपचाप बैठेगी। तो आंखें बंद कीजिए और खुद को आखिरी खेत की शांत गोद में आराम से सुला दीजिए। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी। गांव रायपुरा की मिट्टी से उठती वो सौंधी खुशबू, मानो धरती ने खुद सांस ली हो। नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी धीरे धीरे अपनी पगड़ी बांध रहा था। उसका नाम था राघव सिंह। चेहरे पर धूप की झुर्रियां थीं, मगर आंखों में स्थिरता थी। ऐसी शांति जो किसी साधु की होती है, जो जानता है कि दर्द भी पूजा का हिस्सा है। राघव अपने खेत की मेड़ पर पहुंचा, धीरे से झुका और मिट्टी को हाथों में लेकर देखा। वो मिट्टी जो उसके पिता ने जोती थी, जिसमें उसकी पत्नी ने हंसते हुए बीज डाले थे। वही मिट्टी जो अब उसके दिल की धड़कन बन गई थी। दूर से उसकी बूढ़ी मां गौरी देवी की आवाज आई, अरे राघव, कुछ खाया भी कि फिर से खेत में लग गया? राघव ने बिना पीछे देखे मुस्कुराया, अभी आता हूं अम्मा, जरा मिट्टी देख लूं। मां ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, जब उसका बेटा खेत में होता है तो वो किसी और दुनिया में होता है। वो दुनिया जहां दुख भी अपना लगता है। घर की ओस अभी भी तुलसी के पत्तों पर थी। राघव की छोटी बेटी मीरा मिट्टी में अपने छोटे पैरों के निशान बना रही थी। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और वो खिलखिला रही थी। बाबा देखो, मैंने मिट्टी की रोटी बनाई है। राघव झुका और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, और इसमें नमक कितना डाला है? मीरा हंस पड़ी। उसकी हंसी में वो उजाला था जो सूखे खेतों में भी उम्मीद उगा देता है। फिर शाम ढली, आसमान नारंगी हुआ। राघव की मां तुलसी के पास दिया जलाकर बोली, हे धरती मां, इस साल बरखा दे देना। वो दिया अब केवल भगवान के लिए नहीं था, वो धरती की प्रार्थना था। और इसी तरह राघव की जिंदगी उस मिट्टी की तरह धीरे धीरे सांस लेती रही। वो साल गांव के इतिहास में सबसे कठिन था। मानसून की तारीखें बीतती रहीं, लेकिन बादल जैसे रायपुरा का रास्ता भूल गए। खेतों में दरारें पड़ने लगीं, तालाब सूख गए, कुएं की तह तक उतरकर भी पानी नहीं मिलता था। राघव सुबह खेत जाता, मिट्टी उठाता और कान लगाकर सुनता, जैसे धरती अब तक भी कुछ कहेगी। पर अब मिट्टी भी खामोश थी। गौरी देवी ने एक शाम कहा, बेटा अब बस कर, शहर चला जा, अपनी मीरा को बचा ले। राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अम्मा, ये खेत सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरे पिता की सांसें हैं। मैं इन्हें छोड़ दूं तो मैं खुद को छोड़ दूं। गांव के लोग अब घर छोड़ने लगे। कुछ दिल्ली चले गए, कुछ सूरत, कुछ जयपुर। हर घर का दरवाजा अब आधा खुला और आधा बंद था, जैसे किसी ने वादा किया हो पर पूरा नहीं किया हो। साहूकार लाला रामदास रोज आता था, राघव, खेत बेच दे, तुझे पैसे दूंगा, मीरा को स्कूल भेज दे। राघव बस मुस्कुराता, पैसे से पेट भर सकता हूं,
और मिट्टी से जी सकता हूं। रातें लंबी होने लगीं। हवा में प्यास की गंध थी। मीरा अपने छोटे से दीपक के नीचे पड़ती और हर कुछ देर में पूछती, बाबा, बारिश कब आएगी? राघव उसे अपनी गोद में उठाता और कहता, जब भगवान चाहेगा तब धरती मुस्कुराएगी। उसने अपने भीतर कहीं गहराई में उम्मीद का बीज बो दिया था, और वो बीज भले मिट्टी में सूखा पड़ा था, पर राघव की आंखों में हरा था। एक दिन जब आसमान धूसर था और हवा में नमी की झलक थी, गांव में एक नई आवाज आई। वो आवाज थी आरव मेहता की। सरकार से आए कृषि अधिकारी, युवा, पढ़ा लिखा, मगर थोड़ी झिझक में। उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, हम नए बीज, नई तकनीक और ड्रिप सिंचाई से खेती को बचा सकते हैं। गांव के लोग हंसे। किताबों से खेत नहीं चलते बाबू। पर राघव चुप रहा। शाम को जब सब चले गए, वो आरव के पास गया और बोला, सिखा दो बाबू, मैं कोशिश करूंगा। आरव मुस्कुराया। वो पहली बार किसी किसान की आंखों में शुद्ध विश्वास देख रहा था। दिन बदले। राघव ने आरव के साथ मिट्टी की जांच करवाई, नई फसलें चुनी, मोठ, बाजरा, अरहर, जो कम पानी में भी उगे। उसने खेत की मेड़ ठीक की। हर सुबह बिना नाश्ता किए काम में लग जाता। मीरा उसके साथ रहती। उसकी छोटी हथेलियां मिट्टी में बीज डालती। बाबा, बीज को दर्द होता है क्या? राघव मुस्कुराया। नहीं बिटिया, उसे अंधेरे में रखा जाता है ताकि वो रोशनी को पहचान सके। धीरे धीरे खेतों में हरियाली आने लगी। छोटे छोटे पौधे उगने लगे। राघव की आंखों में चमक लौट आई। गांव के लोग अब फिर से आने लगे। किसी ने कहा, शायद सच में मिट्टी अब भी जिंदा है। बारिश आई, धीरे, शालीनता से। धरती ने जैसे राघव को गले लगा लिया। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और कहा, तू मां है और मैं तेरा बेटा। जब तक तू है, मैं हूं। उस रात हवा अजीब थी, जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को उगलना चाहता हो। राघव खेत से लौट रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, काले बादल नीम के ऊपर मंडरा रहे थे। हवा तेज हुई और मिट्टी उड़ने लगी। मीरा आंगन में खड़ी थी। बाबा, बादल डरावने लग रहे हैं। राघव ने उसकी हथेली थामी। डर मत बिटिया, मिट्टी हमेशा आंधी से जीतती है। आधी रात को बारिश आई, पर आशीर्वाद की तरह नहीं, कहर की तरह। तेज पानी, बिजली की कड़क और हवा जिसने खेतों को तोड़ दिया। राघव भागा। उसकी आंखों में बिजली की रोशनी झिलमिला रही थी। फसल गिर चुकी थी, मेड़े टूट चुकी थी। वो कीचड़ में गिर पड़ा। मिट्टी को थाम कर चिल्लाया, क्यों मां, क्यों तोड़ दिया तूने वो जो मैंने सींचा था? उसकी आवाज तूफान में खो गई। बस उसकी हथेलियों में भीगी मिट्टी रह गई और उसकी हथेलियों में धड़कन। सुबह मीरा ने देखा कि कुछ पौधे अब भी खड़े हैं, छोटे, झुके हुए, लेकिन जिंदा। वो भागी। बाबा देखो, वो नहीं मरे। राघव ने मिट्टी उठाई। धूप की पहली किरण पड़ी। वो मुस्कुराया। धरती हार नहीं मानती बिटिया, और जो उससे प्रेम करे वो भी नहीं हारता। अगले कुछ महीनों में रायपुरा में रंग लौट आया। मिट्टी में हरियाली, लोगों में उम्मीद। राघव का खेत अब आदर्श बन गया था।
लोग उसे देखने आते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि वही सूखी जमीन अब सोने की तरह लहला रही है। सरकारी गाड़ियां आने लगी। पत्रकार, अधिकारी और बच्चे जो पहली बार मिट्टी को छू रहे थे। आरव मेहता ने कहा, आपने साबित कर दिया कि धरती कभी बेकार नहीं होती, बस उसे सुनने वाला चाहिए। राघव हंसा। धरती बोलती नहीं बाबू, वो महसूस कराती है। गौरी देवी अब गर्व से भर गई थी। हर शाम तुलसी के पास दीप जलाकर कहती, देखा गोविंद, मेरे बेटे ने धरती को जगा दिया। मीरा स्कूल जाने लगी थी, लेकिन हर दिन स्कूल से लौटते ही खेत में जाती। बाबा, मुझे भी बीज बोना आता है। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, तू बोएगी नहीं मीरा, तू बीज बनेगी। जिला मुख्यालय में सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान समारोह हुआ। मंच पर जब राघव पहुंचा, तालियां गूंज उठी। मंच से उसने कहा, पुरस्कार का मैं नहीं, मेरी मिट्टी हकदार है। लोग भावुक हो गए। पर रात जब वो लौटा, गांव सो चुका था। आसमान में तारे थे और धरती पर चांदनी बिखरी थी। वो अपने खेत में बैठा, अकेला। धीरे से बोला, सीमा, देखो, सब कह रहे हैं कि जीत गया हूं, पर बिना तुम्हारे जीत कैसी। हवा चली, धान की बालियां झूमी, जैसे सीमा की हंसी लौट आई हो। अब रायपुरा बदल रहा था। राघव ने उम्मीद का खेत नाम से एक केंद्र खोला। वहां किसान सीखने आते, नए बीज, जल संरक्षण, सहकारी खेती। मीरा अब किशोरी हो गई थी। वो पिता के साथ बैठकर कागजों पर योजनाएं बनाती। बाबा, हम और गांवों में भी ये सिखाएंगे। राघव मुस्कुराता। बेटा, अगर एक बीज उगाना है तो धरती को समझो, अगर 100 उगाने हैं तो इंसान को समझो। गांव में अब महिलाएं भी खेती में आने लगीं। गौरी देवी ने कहा, अब रायपुरा फिर से जी उठेगा। मीरा बड़ी हो गई थी। उसे छात्रवृत्ति मिली। कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए शहर जाना था। गौरी देवी रो रही थीं। अब घर कौन संभालेगा? राघव ने कहा, अब खेत बड़ा हो गया है अम्मा, उसे बेटी की उड़ान चाहिए। शहर में मीरा ने मेहनत की। कभी कभी खेत की तस्वीरें मांगती। राघव उसे भेजता। हर फोटो के साथ बस एक पंक्ति, मिट्टी मुस्कुरा रही है। वो पंक्ति मीरा के दिल में कविता बन जाती। समय बीता। गौरी देवी अब बिस्तर पर थीं। उनकी सांस धीमी थी। उन्होंने राघव से कहा, जब मैं चली जाऊं, मुझे खेत के किनारे दफन कर देना। राघव की आंखें भीग गईं। अम्मा, तू खुद तो मिट्टी है। कुछ दिनों बाद गौरी देवी चली गईं। उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की और पहली बार उसने खेत में पानी नहीं डाला उस दिन। वो मिट्टी खुद भी नम थी अम्मा की विदाई से। सरकार ने नई सड़क की योजना निकाली, जिसके लिए रायपुरा के खेत अधिग्रहित होने वाले थे। लोग डर गए। साहूकार लौट आया, अब तो बेच दे राघव। पर राघव फिर खड़ा हो गया। मिट्टी बिकती नहीं, मिट्टी जिया करती है। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, गांव के लोगों को संगठित किया। मीरा शहर से लौटी। अब वो कृषि अधिकारी थी। बाबा, अब मैं लड़ूंगी। बाप और बेटी दोनों एक मिट्टी के दो बीज बन गए। लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने रायपुरा को कृषि विरासत क्षेत्र घोषित किया। राघव का खेत बच गया। वो आखिरी खेत था, पर वही सबसे जिंदा था। राघव बूढ़ा हो गया था।
उसकी चाल धीमी मगर आंखों में वही चमक। वो रोज मिट्टी को प्रणाम करता और कहता, अब मैं चैन से जा सकता हूं। एक शाम वो खेत की मेड़ पर बैठा। सूरज ढल रहा था। हवा में धान की महक थी। उसने आंखें बंद की। सीमा, देखो, हमारी मीरा ने खेत संभाल लिया है। धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। हवा चलती रही। धरती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। कई साल बीत गए। मीरा अब गांव की प्रमुख बन चुकी थी। उसने खेतों के पास स्कूल खोला, राघव गुरुकुल। हर बच्चे को सिखाया जाता, बीज सिर्फ फसल नहीं बनता, बीज इंसान बनाता है। हर साल मीरा अपने पिता की समाधि के पास पहला बीज बोती, धीरे से कहती, बाबा, ये वादा है, जब तक धरती रहेगी तुम्हारा खेत सांस लेता रहेगा। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिट्टी की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जब भी कोई किसान पहली बार खेत में बीज डालता है, धरती के नीचे कहीं न कहीं राघव सिंह मुस्कुराता है। किसान मरते नहीं, वो मिट्टी बन जाते हैं। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले सूरज खेतों से निकलता था, अब वो मीरा की आंखों से उगता था। वो अब गांव की मुखिया थी। धीरे चलती, हर घर पर ठहरती, हर कंधे पर हाथ रखती और हर मन में उम्मीद का एक बीज छोड़ जाती। लोग उसे धरती की बेटी कहने लगे थे। एक दिन शहर से एक युवक आया। उसका नाम था अनिरुद्ध सेन। पत्रकार था, पर उसमें सवालों से ज्यादा संवेदना थी। वो बोला, आपके पिता की कहानी सुनी है मैंने, पर मैं आपकी आंखों में वही मिट्टी देखता हूं। मीरा मुस्कुराई। कहानी मिट्टी से शुरू हुई थी बाबू, और शायद मिट्टी पर ही खत्म होगी। हवा चली, धान की बालियां झूमी, और कहीं बहुत दूर राघव की आत्मा मुस्कुराई। अब रायपुरा में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर बच्चा, हर किसान मिट्टी के लिए एक कहानी लिखता था। मीरा ने गांव के बीचों बीच एक दीवार बनवाई, जिस पर सबके शब्द उकेरे गए। किसी ने लिखा, धरती मेरी मां है। किसी ने लिखा, जब हल चलता है भगवान बोलते हैं। और दीवार पर अनिरुद्ध ने आखिरी पंक्ति लिखी, जहां मिट्टी बोलती है वहां ईश्वर सुनता है। शाम को मीरा उसी दीवार के सामने बैठ जाती। हवा में मिट्टी की खुशबू होती और किसी बच्चे की लिखी पंक्ति उसके दिल में गूंजती। बाबा की मिट्टी में आज भी गर्मी है। गांव के बीच में एक पुराना बरगद था, जिसकी जड़ें जमीन में उतनी गहरी थीं जितनी यादें मीरा के दिल में। रात को जब सब सो जाते, वो उसी पेड़ के नीचे बैठती। कभी आंखें बंद कर लेती, कभी पत्तियों से झरती चांदनी को अपनी हथेलियों में भर लेती। बाबा, वो धीरे से कहती, क्या तुम्हें मेरी आवाज अब भी सुनाई देती है? हवा में जैसे कोई उत्तर आता, तू जब मिट्टी से बात करती है, मैं तुझसे बात करता हूं। वो आंखें बंद कर लेती और समय ठहर जाता। अब गांव में नई हवा थी। कहीं दूर मोबाइल के टावर खड़े हो गए थे। बिजली की तारों से बयार गुजरती थी और हर घर में एक बल्ब जगमगाता था। मीरा का बेटा आरव अब जवान हो गया था। उसकी आंखों में चमक थी, पर वो चमक शहर के सपनों जैसी थी। वो खेतों को ड्रोन से देखता, मिट्टी की नमी मापता, कंप्यूटर पर नक्शे बनाता। मीरा कहती, तू खेत देखता है, पर महसूस कब करेगा? आरव हंसता, मां,
अब खेतों को महसूस करने की नहीं, बचाने की जरूरत है। मीरा उसकी ओर देखती रही। उसे लगा धरती अब मशीनों से नहीं, मनुष्यों की दूरी से सूख रही है। एक दिन नहर का पानी काला दिखा। मछलियां ऊपर तैर रही थीं, मरी हुई। मीरा ने अपनी हथेली डुबोई। पानी में दुर्गंध थी। गांव के बाहर एक फैक्ट्री थी जो अपने अपशिष्ट को इसी नहर में बहा रही थी। आरव बोला, मां, हमें कुछ करना होगा। मीरा ने कहा, बेटा, पहले समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, धरती की है। उन्होंने आंदोलन शुरू किया। औरतें थालियां पीटती, बच्चे नारे लगाते। मिट्टी फिर से आवाज बन गई थी, धरती मां को सांस लेने दो। कई महीनों तक लड़ाई चली। किसी ने गाली दी, किसी ने कहा पागल हो गए हैं, लेकिन रायपुरा पीछे नहीं हटा। आरव ने गांव वालों को सिखाया कचरे से ईंटें बनाना, प्लास्टिक से खेत की मेड़ सजाना। मीरा बोली, जो धरती को चोट पहुंचाता है वही उसे ठीक करने का रास्ता भी सिखाती है। धीरे धीरे नहर फिर से साफ हुई। पहली बार धूप उसके पानी पर पड़ी और वो चमक उठी जैसे नया जीवन लौट आया हो। वक्त बहता गया। गांव फिर हरियाली से भर गया, पर मीरा के चेहरे पर अब थकान थी। रात को वो बरगद के नीचे जाती, बातें करती अपने पिता से, अपनी मां सीमा से। मां, मैंने तुम्हारे गीतों को खेतों में गाया है। हवा चली और कहीं से जैसे कोई स्वर आया, बिटिया, अब तो खुद गीत बन गई है। मीरा की आंखें भीग गईं। उसने मिट्टी उठाई, हथेलियों से लगाई और कहा, अब मैं भी मिट्टी बनना चाहती हूं। आरव शहर चला गया। वहां मशीनें थीं, इमारतें थीं, पर न मिट्टी की खुशबू थी, न मां की आवाज। वो दिन भर काम करता, पर रात को खेतों का सपना आता। एक दिन उसने फोन किया, मां, मैं वापस आ रहा हूं। मीरा बस बोली, धरती इंतजार कर रही है बेटा। आरव लौटा और गांव के लोगों ने उसे गले लगाया। किसी ने कहा, धरती ने अपना बेटा वापस पा लिया। अब गांव में मशीनें भी थीं और मिट्टी का स्पर्श भी। आरव ने ग्रीन टेक फार्म शुरू किया। पुराने किसान मोबाइल पर मौसम देखते और मीरा हंसती, अब धरती भी इंटरनेट पर जी रही है। गांव के बच्चे नई तकनीक सीखते, पर उनके पांव अब भी मिट्टी में धंसे रहते। ये दृश्य राघव के सपने जैसा था। उस साल बारिश देर से आई, लेकिन जब आई तो धरती ने उसे बाहों में भर लिया। बिजली गिरी, पर खेतों में डर नहीं था। धान के पौधे झूम उठे। हवा में वही पुरानी महक थी जो राघव के जमाने में थी। मीरा बरामदे में खड़ी थी, आंखें बंद, हथेलियां आसमान की ओर। बाबा, देखो, तुम्हारी धरती फिर जिंदा है। आरव का बेटा नयन अब किशोर था। वो मिट्टी की कहानियां मोबाइल पर डालता, ड्रोन से खेतों की वीडियो बनाता, लोगों को बताता, ये है वो जगह जहां धरती बोलती है। मीरा अब बुजुर्ग थी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराती। अब मिट्टी की आवाज आसमान तक पहुंच रही है। नयन ने कहा, दादी, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि गांव जिंदा है। अब खेत शांत था। मीरा बहुत थक चुकी थी। वो अपने पिता की समाधि के पास बैठी थी। बाबा, अब मैं भी बीज बनना चाहती हूं,
ताकि फिर कभी इस धरती पर लौट सकूं। धीरे धीरे हवा चली, मिट्टी में पहली बूंद गिरी, बिजली कड़की और मीरा मुस्कुरा दी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उस रात वो चली गई। सुबह जहां उसकी देह को मिट्टी में रखा गया था, वहां एक छोटा पौधा उगाया था। नयन ने उसे देखा, धीरे से कहा, दादी नहीं गईं, वो तो लौट आई हैं। कहानी वहीं खत्म होती है जहां बीज बोया जाता है, क्योंकि धरती का धर्म है जो उसे प्रेम करे वो उसमें समा जाए। रायपुरा अब एक गांव नहीं, एक जीवित प्रार्थना है। और जब भी कोई किसान पहली बार खल उठाता है, मिट्टी के नीचे कहीं न कहीं राघव, मीरा और उनके सपनों की सांस चलती है। बरसों बीत चुके थे। मीरा की समाधि के पास अब एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी छांव में अब बच्चे खेलते थे, पंछी बसेरा बनाते थे और हवा अब भी वही बातें कहती थी। नयन अब जवान हो चुका था। वो सिर्फ गांव का नहीं, कई गांवों का बेटा बन गया था। वो अपने कैमरे से खेतों की कहानियां सुनाता, लोगों के चेहरे पर मिट्टी की मुस्कान दिखाता। कभी कभी वो उस पेड़ के नीचे बैठकर कहता, दादी अब आपकी मिट्टी कैमरे में भी मुस्कुराती है। पीपल की पत्तियां झरती जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। एक दिन नयन को एक बड़े चैनल से बुलावा आया, दिल्ली आओ, अपने गांव की कहानी दिखाओ। गांव ने उत्सव मनाया, लोगों ने उसे फूलों की माला पहनाई, पर उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी। वो रात भर नींद नहीं ले सका। आंगन में मिट्टी पर पैर रखे बोला, मैं जहां भी जाऊंगा ये मिट्टी मेरे साथ जाएगी। अगली सुबह वो कैमरा और एक छोटी मुट्ठी मिट्टी लेकर चला गया। शहर की भीड़ में वही मिट्टी उसकी पहचान बन गई। दिल्ली की सड़कों पर धूल थी, पर वो मिट्टी नहीं थी, वो बस गंदगी थी। नयन ने महसूस किया, यहां इंसान चलते हैं पर धरती सोती है। वो टीवी पर बोला, हम खेतों से आते हैं, हमें सिखाया गया था कि मिट्टी से सब उगता है, पर शहर में मिट्टी सिर्फ जूतों से चिपकती है। लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने आंसू पोंछे। एक बुजुर्ग किसान बोला, बेटा तूने हमें आवाज दी। नैन हर साल गांव लौटता। वो मीरा के पीपल के नीचे बैठकर वीडियो बनाता। हर बार एक पंक्ति कहता, ये मेरी दादी का खेत है और इस मिट्टी में मेरी सांस बसती है। वो मिट्टी को दुनिया भर में भेजता, छोटे पैकेट में, जिस पर लिखा होता, धरती की खुशबू रायपुरा से। लोग उसे मिट्टी का दूत कहने लगे और रायपुरा फिर से मानचित्र पर जगमगा उठा। कई सालों बाद एक नई सड़क बनने लगी। उसने पुरानी नहर को काट दिया। लोगों ने विरोध किया, पर मशीनें रुकी नहीं। नयन ने उस दिन कैमरा नहीं उठाया। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर मिट्टी उठाई और कहा, जिस दिन पानी का रास्ता बंद होगा, उस दिन इंसान का रास्ता भी रुक जाएगा। वो वीडियो वायरल हुआ और सरकार ने नहर का मार्ग बदलकर उसे बचा लिया। मिट्टी ने फिर जीत ली, धीरे से, बिना शोर के। नयन ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया, मिट्टी शाला। वहां बच्चे किताबें नहीं, खेतों से सीखते थे। वो उन्हें सिखाता,
हर पौधे का एक नाम होता है और हर मिट्टी की एक बोली। बच्चे मिट्टी को छूते, सूंघते और कहते, ये तो बारिश जैसी खुशबू देती है। नैन मुस्कुराता, बेटा यही तो जीवन है। गांव में एक दिन मेला लगा। लोग नाच रहे थे, गीत गा रहे थे। नैन ने माइक पर कहा, मेरी दादी कहती थी धरती मां है और आज ये मेला उसी मां के नाम है। गांव वालों ने मीरा की प्रतिमा बनाई। वो धान की बालियों से सजी थी, मुस्कुराती हुई, हवा में झूलती हुई। लोगों ने पहली बार देखा किसान की मूर्ति भी मंदिर में रखी जा सकती है। साल बीते। नैन बड़ा हुआ, पर शहरों में नाम के साथ ईर्ष्या भी आई। कंपनियां चाहती थीं कि वो मिट्टी को ब्रांड बना दे। वो बोला, मिट्टी बिकेगी तो ईश्वर कहां रहेगा। उसने सब ठुकरा दिया। रात को वो अकेला बरगद के नीचे गया और बोला, दादी शायद अब वही समय है जब प्रेम को फिर से कठिन बनना पड़े। वक्त गुजरा, मौसम बिगड़ गए, बारिशें बेमौसम आने लगीं, फसलें सड़ने लगीं। नैन ने कहा, धरती बीमार हो रही है। गांव के बुजुर्ग बोले, जब इंसान जमीन से ऊंचा सोचने लगे तब धरती नीचे झुक जाती है। नैन ने गांव वालों से प्रण लिया, हम फिर से धरती की दवा बनेंगे, और सब ने मिलकर पेड़ लगाना शुरू किया। 5 साल बाद रायपुरा फिर से हरा हो गया। हर पेड़, हर खेत मीरा और राघव की तरह खड़ा था, अडिग। नैन ने कैमरा रख दिया। अब वो खुद मिट्टी में उतर गया। उसके हाथों में वही लकीरें थीं जो कभी राघव की थीं। अब कहानी पूरी हुई, वो बोला, क्योंकि अब मैं सुनाने वाला नहीं, जीने वाला बन गया हूं। वर्षों बाद नैन की बेटी आर्या अब 10 साल की थी। वो खेतों में दौड़ती, पत्तियों को छूकर कहती, दादा मिट्टी में दिल की धड़कन सुनाई देती है। नैन मुस्कुराता, हां बेटिया, वो तेरे पुरखों की धड़कन है। आर्या मिट्टी से खेलती, उसमें अपना नाम लिखती, आर्या राघव की परपोती। वक्त का पहिया घूम चुका था। रायपुरा अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक जीवित स्मृति थी। हर मेड़ पर कोई कहानी थी, हर पौधे में किसी का नाम। और जब कभी हल चलता, लोग कहते, सुनो वो राघव की मिट्टी गा रही है। रात को हवा जब बहती तो पीपल की पत्तियां फुसफुसाती। जो धरती को प्यार करता है वो कभी मरता नहीं। धीरे धीरे आसमान पर तारे झिलमिलाए, धान की बालियां झूमी और कहीं बहुत गहराई में धरती ने सांस ली। आखिरी खेत कभी आखिरी नहीं था, वो पहला खेत था जहां इंसान ने ईश्वर को महसूस किया था। मिट्टी से जो शुरू हुआ, मिट्टी में वही लौटा। यही जीवन है, यही अनंत है। एक सुबह नयन ने खेत की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। वो झुका तो मिट्टी से एक पुराना ताम्रपत्र निकला। उस पर अक्षर धुंधले थे, पर लिखा था, जिसने धरती को सींचा, धरती उसे अपने भीतर संभाल लेती है। नयन ने उसे साफ किया और धीरे से मुस्कुराया। दादी, आपने सच में मिट्टी में अपनी बात छिपाई थी। वो पत्र अब मिट्टी संग्रहालय में रखा गया। लोग उसे छूकर कहते, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये धरती की धड़कन है। आर्या अब बड़ी हो चुकी थी।
उसकी आंखों में नीला आसमान था और मिट्टी की खुशबू उसी में बसी थी। एक रात उसने सपना देखा। वो एक बहुत पुराने खेत में चल रही है, जहां राघव, मीरा और नयन सब खड़े हैं। राघव ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरी बारी है बिटिया। आर्या नींद से उठी और समझ गई, अब उसे धरती की नई कहानी लिखनी है। आर्या ने विज्ञान पढ़ा, कृषि में नई तकनीक सीखी, पर उसने कभी मिट्टी को छोड़ा नहीं। उसने पहाड़ों की तलहटी में जाकर एक नई जमीन खोजी, जहां कोई नहीं बोता था। वो वहां जाकर बोली, यहां से नई कहानी शुरू होगी। उसने बीज बोया और उस पर पानी डालते हुए फुसफुसाई, ये राघव बाबा की धरती है, बस नई जगह पर। आर्या ने महसूस किया, धरती के सिर्फ 4 मौसम नहीं होते, एक 5वां मौसम भी होता है, जब इंसान और मिट्टी एक दूसरे को पहचानते हैं। उसने लिखा, जब हाथ मिट्टी में धंसते हैं, तब आत्मा मिट्टी से उठती है। वो अब सिर्फ खेती नहीं कर रही थी, वो ध्यान कर रही थी, जीवन को बो रही थी। रायपुरा में अब एक जगह बनी, धरती स्मारक। वहां हर खेत की मिट्टी का एक छोटा पात्र रखा था। लोग दूर दूर से आते, अपने गांव की मिट्टी वहां छोड़ जाते। हर पात्र पर लिखा होता, यहां से जीवन बोया गया था। आर्या ने वहां जाकर कहा, जब धरती की याद मिटने लगे, तब उसे एक घर दे दो। वो घर मिट्टी से बना था और उसमें धरती की खुशबू थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्या खेत में बैठी थी। हवा में गुनगुनाहट थी, मानो मिट्टी कुछ कहना चाह रही हो। उसने आंखें बंद कीं। अचानक हवा में एक स्वर गूंजा, बिटिया, तू वही बीज है जो कभी राघव ने बोया था। आर्या की आंखों से आंसू गिरे, पर वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, धरती कभी किसी को छोड़ती नहीं। अब गांव के बच्चे फिर से खेतों में खेलते थे, मिट्टी को छूते थे और अपने पूर्वजों की बातें सुनते थे। आर्या ने एक स्कूल शुरू किया, धरती की भाषा। वहां बच्चों को सिखाया जाता था कैसे हर पौधा, हर बीज, हर हवा एक शब्द है। बच्चे मिट्टी में अपनी कहानियां लिखते और हवा उन्हें दूर दूर तक ले जाती। रायपुरा में अब मंदिर में सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, वहां किसान की प्रतिमा के साथ मिट्टी का एक छोटा ढेर रखा था। लोग जब माथा टेकते तो वो पत्थर नहीं, मिट्टी को छूते थे। आर्या ने कहा, अब हमें ईश्वर को देखने के लिए आसमान नहीं, जमीन की ओर देखना होगा। लोगों ने पहली बार महसूस किया, आस्था भी धरती से जन्म लेती है। समय आगे बढ़ गया, नई पीढ़ी आई, पर रायपुरा अब भी वही था, सांस लेता, मुस्कुराता, जीता हुआ। आर्या अपनी पोती के साथ खेत में बैठी थी। पोती ने पूछा, दादी, आखिरी खेत कहां है? आर्या मुस्कुराई, जब तू अपने दिल में मिट्टी महसूस करेगी, वही आखिरी खेत होगा। वो हल्की हवा में देखती रही, धान की बालियां झूमी और हवा में वही पुराना स्वर गूंजा, धरती अमर है। कहानियां बीतती नहीं, वे मिट्टी में समा जाती हैं। हर खेत एक प्रार्थना है, हर बीज एक जीवन। और जब कोई किसान हल उठाता है, धरती फिर से अपना नाम बोलती है, मैं अब भी जिंदा हूं। एक रात
जब सब सो रहे थे, हवा बहुत धीमी थी। आर्या बरामदे में बैठी थी। आंखों में नमी थी और कानों में वही पुराना स्वर, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। अचानक हवा के संग एक सूखा पत्ता उसके पैरों के पास आके रुका। उस पर मिट्टी से लिखा था, जो सुनता है वही धरती का हिस्सा बनता है। आर्या ने पत्ता उठाया और बोली, हां, मैं सुन रही हूं। गांव के पास पुराना कुआं था। अब वहां पानी कम होता था, पर जब हवा ठंडी होती तो उसकी गहराई से एक धीमा गुनगुन सुनाई देता। बच्चों ने आर्या से पूछा, दादी, ये कुआं गाना क्यों गाता है? वो मुस्कुराई, क्योंकि उसमें वो बूंदें हैं जो हमारे पुरखों ने छोड़ी थीं। हर बूंद में किसी की प्रार्थना है। रात को सबने सुना, कुएं की गहराई से आती आवाज, धीमी, लहराती, जैसे धरती खुद अपनी धुन गा रही हो। आर्या अब उम्र दराज हो गई थी। उसके बाल सफेद थे, पर आंखों में अब भी खेतों की हरियाली थी। वो एक छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर बोली, बेटा, ये खेत समय के हैं। जब तू बीज बोएगा, समझना कि वो सिर्फ अनाज नहीं, तेरे दादा दादी का समय है जो तू जमीन में रख रहा है। बच्चे ने पूछा, दादी, क्या समय भी उगता है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, हां, जब दिल में प्रेम हो तब समय भी फूल बन जाता है। अब गांव में बहुत बदलाव आ चुका था। मशीनें थीं, मोबाइल थे, पर फिर भी हर शाम जब सूरज ढलता तो सब खेतों की ओर देखते। कोई शब्द नहीं होते, बस मिट्टी की महक और हल्की हवा। वो मौन अब आराधना बन चुका था। लोग कहते, जब हम बोलना छोड़ देते हैं तब धरती खुद बोलती है। एक दिन गांव के बच्चों ने कहा, हम भी एक मंदिर बनाएंगे। उन्होंने पत्थर नहीं, बल्कि मिट्टी, पत्तों और पानी से एक छोटा मंदिर बनाया। अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक मिट्टी का दीपक था। और जब सूरज की किरण उस दीपक पर पड़ी तो पूरा मंदिर सुनहरी हो गया। आर्या ने देखा और बोली, यही असली पूजा है, जब प्रकाश और मिट्टी एक दूसरे को छू लें। अब आखिरी खेत एक स्मारक बन गया था। लोग वहां सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आते थे। एक विदेशी महिला आई। उसने मिट्टी छुई, आंखें बंद की और बोली, आई कैन फील हार्ट बी। आर्या मुस्कुराई। हाँ, यही तो हमारी मिट्टी की स्मृति है, जो हर भाषा में बोलती है। आर्या अब अक्सर आसमान देखती रहती। वो कहती, अब लगता है आकाश और धरती अलग नहीं है, बस दो चेहरे हैं एक ही आत्मा के। रात को वो तारे गिनती। कभी कभी कोई तारा टूटता और वो फुसफुसाती, ये बाबा का दीपक है जो अब आसमान में जलता है। एक सुबह आर्या खेत में गई। उसने मिट्टी छुई और कहा, अब मेरा 7वां चक्र पूरा हुआ। उसने अपनी हथेली की लकीरें देखीं, जो अब मिट्टी की तरह फटी हुई थीं। हर जीवन धरती में लौटता है और हर आत्मा खेत बन जाती है। वो मुस्कुराई और खेत में हवा चली, धीमी, शांत, अनंत। उस दिन आसमान बहुत शांत था। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे।
आर्या बरगद के नीचे बैठी थी, मिट्टी को अपनी हथेली में लेकर कह रही थी, अब मैं वहीं जा रही हूं जहां मेरे बाबा और दादी हैं। धीरे धीरे हवा रुकी, पत्ते थम गए और उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई, जैसे धूप में खिली कोई फसल। सुबह जब लोग आए, वो मिट्टी में समा चुकी थी। सालों बाद रायपुरा की सीमा पर एक बोर्ड लगा, यहां धरती बोलती है। लोग आते, मिट्टी उठाते, आंखें बंद करते और सुनते, कहीं बहुत भीतर से आती आवाज, मैं आखिरी खेत नहीं, मैं पहली सांस हूं। फिर हवा चलती, धान झूमते और धरती गाती। जो मुझे प्रेम करता है वही अमर होता है। कहानियां मिट्टी में नहीं मरती, वे हर जन्म में नया बीज बन जाती हैं। आखिरी खेत अब एक कहानी नहीं, एक परंपरा है। जब भी किसी बच्चे के हाथ मिट्टी छूते हैं, वहीं से ये कथा फिर शुरू हो जाती है।